हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बजट, सेंट्रल बजट से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चंस आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। स्पेशली ये जो आने वाला है जुलाई में यूपी का आरओ एग्ज़ाम तथा यूपी पीसीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो इस सेशन को आप लोग ज़रूर देखिएगा। यहाँ से आप लोगों को 100% एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 Feb 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत किया गया था वित्त बजट 25-26। इसका आकार क्या था? तो ये टोटल बजट था 50.65 लाख करोड़ रुपए का, जिसमें पूंजीगत व्यय कितना था? तो ये हो जाएगा 11,21,000 करोड़ रुपए। और जो प्रभावी पूंजीगत व्यय था वो कितना था? वो 15,48,282 करोड़। ठीक है। और जो 24-25 का जो संशोधित अनुमान था वो कितना है? वो है 47,16,487 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है जो बजट 2026-25 था, इसके अनुसार जो बजट में कुल राजस्व प्राप्तियां थी वो कितनी अनुमानित है? तो वो हो जाएंगे 32, 20 एंड 409 करोड़ रुपए। तो ये याद रखिएगा, डेटा कितना है? 32, 20, 409। ठीक है। ये सभी डेटा पूछे जाते हैं, स्पेशली यूपी पीसीएस एंड आरओ के एग्जाम में आपको यहाँ से 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बजट 2025-26 के अनुसार जो पूंजीगत प्राप्ति है वो कितना होना चाहिए? वो अनुमानित कितना है? तो वो है 16,44,936 करोड़ रुपए। कितना है? 16,44,936। नेक्स्ट है जो बजट 2025-26 है, इसके अनुसार जो राजस्व खाता है उस पर कितना व्यय अनुमानित है? तो वो है 39,44,255 करोड़ रुपए। अब हम बात करेंगे प्रमुख घाटे की तथा जीडीपी की, उनसे जुड़ी। तो जो राजस्व घाटा है ये कितना % रहेगा जीडीपी का? ये रहेगा 1.5%। प्रभावी राजस्व घाटा 0.3%, राजकोषीय घाटा 4.4% तथा प्राथमिक घाटा ये रहेगा 0.8%। नेक्स्ट है जो रुपया प्राप्ति के स्रोत है, ठीक है, उसमें योगदान कितना होगा? तो उसमें सबसे ज़्यादा है उधार तथा अन्य स्रोत का कितना है? 24 पैसे। ये डेटा बहुत महत्वपूर्ण है, एकदम अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से यूपी पीसीएस आयोग ने क्वेश्चन पूछे हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो सबसे ज़्यादा, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्राप्त होगा उधार तथा अन्य स्रोतों से 24 पैसे, वस्तु और सेवा कर तथा अन्य कर मतलब जीएसटी से 18 पैसे प्राप्त होगा। उसके बाद होगा निगम कर से 17 पैसे और उसके बाद होगा आयकर से कितना? 22 पैसे। जो केंद्रीय बजट था 25-26, इसके अनुसार जो सरकार का व्यय था इसका सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्रोत अभी हम लोगों ने देखा 24 पैसे किसका है? उधार तथा अन्य स्रोत का है। नेक्स्ट है प्रमुख वित्त वर्ष है और उससे जुड़ा राजकोषीय घाटा है, ठीक है, वो जीडीपी का कितना % है? तो 20-21 में कितना था? 9.2%। 21-22 में कितना था? 6.7%। 23-24 में 5.6% एंड 25-26 में कितने का अनुमान है? 4.4% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट है जो केंद्रीय बजट है 25-26, इसके अनुसार जो केंद्र सरकार है उसके जो कर राजस्व है उसका सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो वो है आयकर। ठीक है। तो केंद्र सरकार के कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है आयकर। कितना है? ये है 22 पैसे है। निगम कर कितना है? 17 पैसे। केंद्रीय उत्पाद कर 5 पैसे है और वस्तु तथा सेवा कर मतलब कि जीएसटी कितना है? 18 पैसे। नेक्स्ट है प्रमुख मद है और उनसे जुड़ा बजटीय प्रावधान है। तो पेंशन के लिए कितना प्रावधान किया गया है? तो पेंशन के लिए प्रावधान है 2,76,618 करोड़। रक्षा के लिए, रक्षा क्षेत्र में प्रावधान किया गया है 4,91,732 करोड़ रुपए। एंड उर्वरक के मतलब कि सब्सिडी के लिए प्रावधान किया गया 1,67,887 करोड़ रुपए। और खाद्य सब्सिडी में 2,03,420 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब हम बात करेंगे प्रमुख योजनाओं के लिए और उनसे जुड़ा बजटीय प्रावधान। कौन सी योजना के लिए बजट में कितना प्रावधान किया गया है? तो सबसे पहले यदि हम बात करें पीएम पोषण की मतलब कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना की, तो इसके लिए किया गया है 12,500 करोड़ रुपए का प्रावधान। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 8,500 रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषोन्नति योजना के लिए
48,000 करोड़ रुपए का तथा समग्र शिक्षा के लिए 41,250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और जो राष्ट्रीय आयुष मिशन है उसके लिए प्रावधान किया गया 1275 करोड़ रुपए का। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का 2,465 करोड़ रुपए का। ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना न्यूज़ में थी, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से एकदम याद रखिएगा। और यदि हम बात करें स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिए प्रावधान है 5,000 का, एंड स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए उससे ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा 7,192। ये दोनों अच्छे से याद रखिएगा, इन दोनों को अलग भी स्टेटमेंट देके पूछ सकता है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिए कितना है, 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। और दूसरा स्टेटमेंट दे सकता है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी का ग्रामीण के अपेक्षा में ज़्यादा प्रावधान किया गया है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ग्रामीण के लिए ज़्यादा प्रावधान है, शहरी के लिए कम। नेक्स्ट है 25-26 के बजट में निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। प्रमुख मदे हैं और उनसे जुड़ा बजटीय प्रावधान है। शिक्षा के लिए प्रावधान किया गया है 1,28,650 करोड़ रुपए। और ब्याज के लिए प्रावधान किया गया है 12,76,338 करोड़ रुपए। और परिवहन क्षेत्र में व्यय किया गया है, और परिवहन क्षेत्र में व्यय के लिए प्रावधान किया गया है 5,48,649 करोड़ रुपए। लेकिन यदि हम बात करें सामाजिक कल्याण की, तो सामाजिक कल्याण के लिए 6,052 करोड़ रुपए का प्रावधान है। डेटा एकदम अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट अगेन प्रमुख मद और उनसे जुड़ा बजटीय प्रावधान है, तो वित्त के क्षेत्र में किया गया है 62,924। आईटी एंड दूरसंचार क्षेत्र में किया गया है 95,298 एंड वैज्ञानिक विभाग के क्षेत्र में 55,679। लेकिन यदि हम बात करें पेंशन के लिए, तो पेंशन के लिए किया गया प्रावधान 2,76,618 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट है प्रमुख योजनाएं हैं, तो योजना में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम मतलब कि मनरेगा के लिए प्रावधान किया गया है 86,000 करोड़ रुपए का। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ रुपए का। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए किया गया है 54,832 करोड़ रुपए का। और जो जल जीवन मिशन है या फिर इसे ही राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन कहते हैं, इसके लिए प्रावधान किया गया है 67,000 करोड़ रुपए का। और जो 25-26 बजट है, इसमें फसल बीमा योजना के लिए कुल कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया, तो ये किया गया 12,242 करोड़ रुपए का। 2025-26 में जो खाद्य सब्सिडी है उसके लिए कुल कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है, ये हो जाएगा 1,18,900 करोड़ रुपए। और 2025-26 के बजट में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए कुल कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है, तो ये हो जाएगा 2,03,000 करोड़ रुपए का। बजट 2025-26 में पीएम ई बस सेवा स्कीम के लिए कुल कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है, तो ये हो जाएगा 1,310 करोड़ रुपए का। और 2025-26 के बजट में सबसे ज़्यादा व्यय किस क्षेत्र में है, तो ये है ब्याज के सेक्टर में। ये हम लोग पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है 2025-26 में जो नए रोजगार सृजन है उसके संबंधी योजना है, उसके लिए कुल कितनी धनराशि का आवंटन किया गया, ये हो जाएगा 20,000 करोड़ रुपए नए रोजगार के लिए। और 25-26 के बजट में प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना है उसके लिए कितनी धनराशि का आवंटन है, ये हो जाएगा 19,000 करोड़ रुपए। और 25-26 के बजट में जो सक्षम आंगनवाड़ी है और पोषण 2.0 है, सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 के लिए प्रावधान किया गया 21,960 रुपए। 25-26 के बजट में कर्मचारी पेंशन योजना जो कि आई कब थी 1995 में, उसके लिए कुल कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया, ये हो जाएगा 11,250 करोड़ रुपए का। 25-26 के जो बजट है इसमें मेट्रो परियोजना के लिए कुल कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है, ये हो जाएगा 31,239 करोड़ रुपए। बजट 2025-26 के लिए राष्ट्रीय गंगा योजना के लिए धनराशि का प्रावधान किया गया है, तो ये हो जाएगा 3,400 करोड़ रुपए। बजट 2025-26 में जो पीएम विश्वकर्मा आई थी, ठीक है, उसके लिए कुल कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है, ये हो जाएगा 5,100 करोड़ रुपए। पीएम विश्वकर्मा बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं PYQ में। बजट 2025-26 के अनुसार प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लिए धनराशि का प्रावधान किया गया कितना, तो हो जाएगा 2,200 करोड़ रुपए।
बजट 2025-26 के अनुसार पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए धनराशि का प्रावधान किया गया, कितना तो हो जाएगा 20,000 करोड़ रुपए। बजट 2025-26 के अनुसार गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन के लिए धनराशि का प्रावधान कितना किया गया है तो हो जाएगा 9,100 करोड़ रुपए। बजट 2025-26 के अनुसार रेलवे की जो नई लाइन है उनके लिए कितना प्रावधान किया गया है तो हो जाएगा 32,235 करोड़ रुपए। बजट 2025-26 के अनुसार रेलवे के दोहरीकरण के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है तो हो जाएगा 32,000 करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 2025-26 में कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए कौन सी प्रमुख पहल का लक्ष्य रखा गया है तो ये हो जाएगा उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन। बजट 2025-26 के तहत बिहार में मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस बोर्ड की स्थापना की गई है, ये की गई है मखाना बोर्ड की, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है बजट 2025-26 के तहत जो केसीसी है किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित कथन दिया है। पहला कह रहा है कि इसके तहत 7.7 करोड़ जो किसान हैं, मछुआरे हैं और डेयरी किसान हैं, इनको अल्पकालिक ऋण की सुविधा दी जाएगी। किनको दी जाएगी? किसानों को, मछुआरों को तथा डेयरी किसानों को। पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि जो अल्पकालिक ऋण दी जाएगी इसकी ऋण सीमा कितनी 3 लाख थी पहले, इसे बढ़ाकर 5 लाख किया गया है। बिल्कुल करेक्ट है, तो इसके दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बजट 2024-25 के तहत फुटवेयर और लेदर क्षेत्र में कौन सी स्कीम चलाई गई है तो हो जाएगी फोकस प्रोडक्ट स्कीम। बजट 2025-26 के तहत चिकित्सा शिक्षा के विस्तार संबंधी कथन दिए गए हैं। पहला कह रहा है कि आगामी वर्षों में मेडिकल कॉलेजों और हॉस्पिटल्स में 10,500 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी, तो इसका पहला गलत है क्योंकि इसमें 10,500 नहीं, इसमें केवल 10,000 सीटें जोड़ी जाएंगी, तो इसका पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि आगामी कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र को स्थापित करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। दूसरा बिल्कुल सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट है बजट 2025-26 के अनुसार पूंजीगत व्यय और सुधारों के लिए प्रोत्साहन हेतु राज्यों को 50 वर्ष की अवधि वाले ब्याज मुक्त ऋणों हेतु कितने रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है तो हो जाएगा 1.5 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट है भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है तो हो जाएंगे जेम्स विल्सन। इन्होंने भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को पेश किया था। केंद्रीय बजट 2025-26 में सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को मिलने वाले अल्पकालिक ऋण की अधिकतम सीमा कितनी तय कर दी गई है? पहले 3 थी, अब कितनी की गई है? 5 लाख। सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है तो ये हो जाएंगे मोरारजी देसाई। ये 1959 से लेकर 69 तक भारत के वित्त मंत्री रहते हैं। इन्होंने 10 बार बजट पेश किया है, लेकिन जो वर्तमान वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, इन्होंने कुल 8 बार बजट पेश किया है। केंद्रीय बजट 2025-26 में सकल घरेलू उत्पाद मतलब कि जीडीपी में बकाया देनदारियों का अनुमानित परसेंट कितना है तो यह है 56.1%। नए आयकर बिल का उद्देश्य क्या है तो वो आयकर व्यवस्था को सरल और स्पष्ट बनाना। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष करों से लगभग कितना राजस्व माफ किया जाएगा तो ये हो जाएगा 1 लाख करोड़ रुपए। और जो अप्रत्यक्ष कर हैं उसमें 2600 करोड़ रुपए का राजस्व माफ किया जाएगा। नेक्स्ट है आरबीआई के लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत टीसीएस की कटौती सीमा को कितने रुपए तक बढ़ाया गया है तो ये 7 लाख से लेकर 10 लाख तक बढ़ाया गया है। नई कर व्यवस्था में निम्नलिखित आय श्रेणियों में से किस पर कोई कर नहीं लगेगा तो ये हो जाएगा 0 से 4 लाख रुपए तक आय वाले। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर टैक्स कटौती की सीमा बढ़ाई गई है तो हो जाएगी 50,000 से 1 लाख। हस्तशिल्प वस्त्रों के निर्यात के लिए समय सीमा कितने महीनों से बढ़ाकर 1 वर्ष की गई है तो पहले थी 6 महीने, अब इसे किया गया है 1 वर्ष। तो हम लोगों ने बजट रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं उनको कवर किया है। इसको आप लोग जरूर देखिएगा, मिस नहीं करिएगा। ये आने वाले यूपी पीसीएस तथा आरओ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। और इसके बाद यदि आप लोग यूपी बजट से रिलेटेड एमसीक्यू करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम लोग यूपी बजट से रिलेटेड एमसीक्यू को भी कवर करेंगे। साथ ही यदि आप लोगों को सेशन जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।